नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भवर सिंह। देश के अंदर ना वन नेशन वन इलेक्शन की बड़ी जोर से मांग उठाई जा रही है। इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या अच्छे प्रभाव होंगे, उन सभी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बुद्धिजीवी श्रेणी में आते वकील हैं। वकीलों ने भी अभी मेमोरेंडम दिया है कि राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया कि एक देश एक कानून, एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है यहाँ पे गोहाना बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं हेमंत शर्मा जी। सर, आपका हरियाणा से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, आपको और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। और दूसरी तरफ भी बैठे हमारे पास विक्रम पांचाल जी। जी, आपका धन्यवाद। नमस्कार जी। सुशील जी हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं। नमस्कार जी। और दो हमारे और रविंद्र साथी भी हैं और दूसरे वकील भी हमारे साथ बैठे हैं। इन सब का हरियाणा उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी देख रहे हैं, ये जो चर्चा अभी होने जा रही है, चर्चा सिर्फ और सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन पर होगी। और इसके अंदर आप क्या सोचते हैं, देश में हित में है या फिर इसके अंदर नुकसान है, वो क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। सर, आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, क्या फायदा देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या बेनिफिट होंगे? इससे भंवर सिंह, हमें लगता है कि भाई इससे बहुत अच्छा परिणाम आएगा। भाई एक इलेक्शन होने से है जो खर्च है वो भी कम होएगा। अच्छा, दूसरी बात, कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि भाई सेंटर में तो हम किसी दूसरी पार्टी को चाहते हैं और स्टेट में कोई दूसरी पार्टी वो होती है जो एक अच्छी वो होती है। अब वो चुनने का एक बार ही सबको मौका मिल जाएगा, तो मैं मानता हूँ इससे बढ़िया तो बात कोई हो नहीं सकती। तो राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया आप लोगों ने? जी जी, वो कल दिया है हमने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम से कि भाई हम इससे सहमत हैं, आपको पूरा समर्थन है हमारी तरफ से। ये हमारी ज्ञापन। लेकिन क्या इसके दुष्परिणामों पर भी विचार किया आप लोगों ने? देखिए भंवर सिंह भाई, हमें नहीं लगता कि भाई इसके कोई दुष्परिणाम होंगे। हमारे हिसाब से तो इसका मेरे ख्याल में समाज में कोई गलत असर तो नहीं पड़ता है। सर, आप क्या सोचते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो क्या फायदा होगा देश को? बबर सिंह जी, वन इलेक्शन वन नेशन की अगर आप बात करते हैं तो इससे जो है ना, एक तो जो है ना देश जो है ना हर वक्त जो है ना इलेक्शन के मोड में रहता है। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो है ना इलेक्शन चलते रहते हैं। उससे विकास कार्य जो है ना वो बाधित होते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन है, जहां भी इलेक्शन है वहां जो है ना आचार संहिता जो है ना वो लग जाती है और उसकी वजह से जो है ना विकास कार्य जो है ना वो रोकने पड़ते हैं, उससे जो है ना वो प्रभावित होते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको एक और कहना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि लाभ की जैसे आप जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप हानि का भी जिक्र कर रहे हैं। ये जो ना एक बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रहा हूँ भवर सिंह जी। एक किसी चीज के जो है ना लाभ के साथ जो है ना हानि जो है ना सदैव जुड़ी रहती है। लेकिन उसको जो है ना अगर कंपैरेटिव अगर देखा जाए, हमें जो है ना किसी चीज का जो है ना लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा है, अगर उस तरीके से अगर आप उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो वह बेहतर होगा। अगर किसी चीज का जो है ना लाभ ज्यादा है और उसके एवज में अगर हमें थोड़ी बहुत कुछ हानि हो भी जाती है तो वो हमें जो है ना वो देश के हित के लिए जो है ना उस चीज को जो है ना इग्नोर करना पड़ेगा और कर भी देना चाहिए। क्योंकि जो है ना उससे क्या है, जैसे इलेक्शन में जो है ना आर्थिक भी जो है ना वो नुकसान जो है ना वो काफी रहता है। इससे जो है ना जो पब्लिक सर्वेंट है वो उनकी भी जो है ना उनको भी जो है ना परेशानी होती है, हर वक्त जो है ना इलेक्शन ड्यूटी में चलते रहते हैं। उससे जो है ना लोगों को भी जो है ना काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनको जो प्रॉपर जो फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए, जो सेवाएं जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती हैं। तो कई चीजें हैं। तो अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक बार इलेक्शन होने में जो है ना लाभ ज्यादा है, कुछ हानि भी होगी। तो कुछ लाभ के लिए जो है ना थोड़ी बहुत अगर हानि उठानी पड़ जाए तो मेरे हिसाब से जो है ना उसमें नुकसान नहीं है। देखो, चर्चा तो आगे और भी करेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है अभी तक जो बिल पेश किया था संसद के अंदर, उसके अंदर फायदे फायदे बताए, नुकसान क्या होगा, दुष्परिणाम क्या हमें सहन करने पड़ेंगे, वो उस पर चर्चा नहीं हुई। दुष्परिणाम तो जो है ना, एक तो देखो अगर इसको आप लागू करोगे तो सबसे पहले दुष्परिणाम नहीं कहेंगे, वो उसको हम ये कहेंगे कि भाई उसको अप्लाई करने के लिए जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो प्रोसेस जो अडॉप्ट किया जाएगा, उसमें जो है ना जैसे संविधान है उसमें जो है ना कुछ फेरबदल जो है ना वो करना पड़ेगा। तो एक तो जो है ना वो है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई मतलब वो नुकसान है। क्योंकि इससे पहले भी जो है ना, अब से पहले भी जो है ना दो तीन दफे जो है ना पूरे देश में एक बार जो है ना इलेक्शन हुए हैं। एग्जैक्ट तारीख मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि लगभग जो है
1960 67 से पहले तो 3 बार हुआ। हाँ 1960-62 के आसपास जो है ना मुझे ध्यान आ रहा है कि 3 बार जो है ना इलेक्शन जो है ना इस प्रकार से हो चुके हैं। और ये कोई जो है ना नई प्री पार्टी नहीं है। ये जो है ना अगर विकास को, देश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए इसको लागू कर दिया जाए तो कोई जो है ना गलत बात नहीं है। इसको जो है ना मैं इसका पक्ष में हूँ और ऐसा होना चाहिए। सीनियर अधिवक्ता हैं, आपसे जान लेते हैं, फिर उनसे भी जान लेंगे। सर, आपको कैसे लगता है कि देश हित में होंगे या फिर वही देश हित में रहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? कॉन्ग्रेशन जी, सबसे पहले तो आपके सभी जो दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम। और जहां तक वन इलेक्शन वन नेशन वाली जो बात है, तो मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। तो मैंने एक किताब में पढ़ा, वो किसी दूसरे देश के लेखक ने लिखी थी। वो भारत में जब घूमने आया तो उसने लिखा कि भारत जो है वो मेलों का, त्योहारों का, धरने प्रदर्शनों का और चुनावों का देश है। आप भारत में कहीं भी जाएं तो या तो कोई मेला लगा होगा, या कोई धरना प्रदर्शन चालू होगा, या फिर कोई त्योहार आया हुआ होगा, उसके साथ में जो है चुनाव की बात भी है। शायद ही कोई ऐसा साल जाता होगा जहां पर कोई न कोई चुनाव, चाहे वो निकाय का हो या कोई पंचायत का हो या फिर विधानसभा का हो या लोकसभा, मतलब कोई ना कोई चुनाव जो हो वो हमेशा चलता रहा है। अब इस इलेक्शन की जो परिपाटी है वो इस तरीके से सेट हो रखी है कि भाई जब कोई भी, जैसे पंचायत का भी कोई चुनाव आया, उसका प्रभाव पूरे के पूरे प्रदेश के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता लगी तो सारे काम ऑटोमेटिकली रुक गए। अब एक गांव की पंचायत का चुनाव है और उसका असर पूरे प्रदेश को हो रहा था, ये कोई तुकबंदी वाली बात नहीं। इसी तरीके से कोई एक विधानसभा का चुनाव है, आचार संहिता लगी, सारे स्टेट के काम रुक गए। इसी तरीके से लोकसभा की कोई 2 सीटों का एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो उससे भी जो है वो आचार संहिता लगने का। लेकिन आचार संहिता तो उसी क्षेत्र में लगती है ना सर, सारे हर तरफ आचार संहिता नहीं लगती। लेकिन उस क्षेत्र की तो मतलब रुक गया ना काम। अब ये मैं वो जो वन नेशन और वन इलेक्शन वाली जो बात है वो इसी से जुड़ी हुई है कि भाई कोई काम ना रुके और सारा काम जो है एक तयबद्ध सीमा में हो जाए। तो जैसे 1 महीना चुनाव का आ गया, उसी में सारे के सारे इलेक्शन जो है उसी 1 महीने के अंदर हो जाए, पब्लिक को जो है सफर ना करना पड़े। क्योंकि जितने ज्यादा टाइम तक चुनाव होते रहेंगे उतना ही ज्यादा पब्लिक का काम रुकेगा। इसलिए जो है ये जो नई जो बात थी, वैसे मैं नई बात नहीं कहूँगा क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है। बाकी जिसको विरोध करना वो करेंगे, वो अपने अपने तर्क लेकर आएंगे। लेकिन मेरी तो अपनी पर्सनल व्यू ये है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और कोविंद जी को जो है वो जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये चुनाव जो है एक तय सीमा के अंदर होने चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो चुनाव के अंदर जो सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हुआ है वो रुकेगा। सेकेंडली, जो खर्चा बार एक ही आदमी को जो है 6 इलेक्शन हुई, उसकी 6 बार ड्यूटी लगानी पड़ेगी। अब एक चुनाव एक इलेक्शन होगा सारे देश में, तो वो एक आदमी जो है वो 6 बार का काम एक टाइम में करता होगा। तो जो उस 6 बार का जो उसकी पेमेंट करनी है, जो खर्चा होना है जो सारे प्रोग्राम में 6 बार का, वो एक ही टाइम में पूरा हो जाएगा। तो ये एक आर्थिक पहलू भी देखा जाना चाहिए इसके पीछे कि भाई इसका जो है भले इसका फायदा डायरेक्टली ना ही दिखाई देता हो, लेकिन इनडायरेक्टली इसका फायदा आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा है। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि भाई ये जो है ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है सर मेरा, मान लीजिए स्टेट के अंदर अल्पमत में सरकार आ जाती है, 46 में हमारे सरकार बन जाती है, 90 में से 46 में, या आकस्मिक किसी की विधायक की मौत हो जाती है, क्या वहां पे इलेक्शन होना चाहिए या राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? नहीं, देखो उसके लिए, क्योंकि वो एक बात ही एक अलग तरीके की आ गई। भाई कोई अल्पमत में सरकार आ गई तो देखो, अब जैसे आप हरियाणा का उदाहरण देखो, अगर बाई चांस हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ जाएगी हाल वाली, तो मेंबर तो फिर भी 90 रहने हैं। 90 कैसे रहेंगे सर? मान लीजिए आकस्मिक किसी विधायक की मौत हो जाती है, मौत वाली बात, मौत को छोड़ दें, अल्पमत वाले, क्योंकि अल्पमत में तो बहुत से कारण हैं। अल्पमत में ये जरूरी नहीं कोई विधायक एक्सपायर होगा, भाई कोई उसके पार्टी के विधायक छोड़ देंगे, उसने दूसरी पार्टी को समर्थन दे देंगे, तो जो दूसरी पार्टी होगी उसके पास बहुसंख्यक वो हो जाएंगे, तो सरकार तो कंटिन्यू इसकी नहीं तो दूसरी की आ जाएगी। अब रही बात भाई एक आदमी, भाई एक विधायक एक्सपायर हो गया या किसी और कारण से जो है वो वो हटा दिया गया, वो मतलब कोई भी रीजन होगा, तो सिर्फ एक के तो चुनाव होगा,
नहीं, फिर वो वन नेशन वन नहीं इलेक्शन देखो, वन नेशन वन इलेक्शन थोड़ी की देर पहले आप ही कह रहे थे हाँ, हाँ, कि मैं वही कर रहा हूँ, मैं अभी भी वही बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसका उसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप एक आदमी एक्सपायर हो गया तो उसका चुनाव नहीं करवाओगे। उसका मतलब ये है कि भाई जितने भी चुनाव हैं वो एक समय में होने चाहिए। अब रही बात भाई कोई आदमी एक्सपायर हो जाए, देखो जीना मरना भगवान के ऊपर है, आदमी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा थोड़ी हुआ है कि भाई कोई बीच दूसरी में छोटी सी बात, कोई अभी जो 2024 लोकसभा के चुनाव हुए थे, करीब उसके अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा आया था। अगर मशीनरी और ईवीएम सिर्फ खरीदें तो 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च होगा। अगर वीवीपैट और खरीदी जाए तो लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और वो हर 15 साल बाद वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसमें आर्थिक नुकसान वन टाइम पे होया कि अलग अलग 5 साल में कराने में होया, देखो बीच में कराने में हाँ, होया। आपका प्रश्न बड़ा जायज है। मेरा इस मामले में ये कहना है कि भाई अगर इस किस्म का प्रश्न हम करें हैं तो हम भारत की जो शक्ति है, जो पावर है, हम उसको बहुत कम आ करें। भारत चांद पर पहुंच लिया, और जब भारत आजाद होया था जब तो मतलब कति जीरो पर खड़ा था, जब उस टाइम वो एक टाइम पे इलेक्शन करवा सके था, आज तो चांद बजा लिए। तो मैं नहीं मानता कि भाई इससे खर्चे वाली कोई मतलब या प्रॉब्लम आओगी कि हमने 15 साल बाद से इतना दोबारा से मशीन चेंज करनी पड़ेगी। वो तो चुनाव आयोग की स्टेटमेंट है, कर लेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। 130 करोड़ का देश है साहब, 130 करोड़ का देश है। 130 करोड़ का देश के ऊपर आप एक छोटी सी बात है वो है इतना पैसा कितना होगा। इतना पैसा बताइए। सुनो मेरी बात, छोटी सी बात, अभी आर्थिक आप बता रहे थे कि बेनिफिट की बात कर रहे थे कि भाई एक टाइम पे कराओगे तो पैसा बचेगा, क्या फिर वो कमाई किस लिए होती है भाई? दोबारा से बनाने के, हम अपने शरीर को बार बार खाना खाते हैं, शरीर बनता है, तो एक बार खा लो, फिर जरूरत क्या है फिर 6 महीने तक खाने की? ठीक बात है। देखो आप साल में 5 इलेक्शन करवा लो तो भी 15 साल में तो मशीन तो फिर भी बदली जानी है। ये तो है नहीं कि आप साल में 5 इलेक्शन करवाओगे। एक छोटा सा मैं एक बताऊंगा आपको। अब मान लीजिए यहाँ पे यूज होगी वो 15 लाख मशीन यूज होगी, वो यूज होंगी दूसरी स्टेट में जाके होंगी, लेकिन वो रोटेशन होता रहता है। अगर वन टाइम उनको लेके आएंगे, उनका रख रखाव पे भी कई लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। नहीं, आप ये कह रहे हो भाई हमने इस जैसे 2027-28 में जो भी 29 में जो भी इलेक्शन होगा, हाँ, तो उसमें जो इलेक्शन होगा उसमें हमने नई चीजें खरीदनी पड़ेंगी, नई मशीन खरीदनी, यही तो बात है ना, तो खरीद लेंगे। फिर नुकसान तो फिर आप आर्थिक की बात कर रहे थे कि आर्थिक बेनिफिट होगा, लेकिन आर्थिक बेनिफिट का हो तो नुकसान होगा सर। मैं आर्थिक कई लाख करोड़ रुपए का आप एक ही बार तो खर्चा होगा ना, एक बार मशीन काउंट करिए। जब मान लीजिए वन टाइम 4,500 करोड़ रुपए हमारे यूज होते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट में 5 साल में कहीं कहीं होते हैं, और एक टाइम पे होते हैं 10,000 करोड़ रुपए। वो 10,000 करोड़ रुपए हमने यूज कर लिए मशीन खरीदने के लिए, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 बार। मान लीजिए 5 थे 15, 3 बार वो यूज करेंगे, 13 लाख करोड़ रुपए हो गए, और इसको करेंगे 18 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, फिर भी नुकसान है। देखो मैं वही कह रहा हूँ, आप उस जो 10 लाख करोड़ मतलब दो एक बार जो इलेक्शन में खर्च हुए, वे 6 महीना बाद फिर खर्च होंगे। सर अगर बार बार कैलकुलेशन आप थोड़ा सा मैं आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप सिर्फ एक बिंदु इस पॉइंट पे लेके मत जाइए इस बात को कि भाई सिर्फ जो है ना मशीनों का ही खर्चा है, सिर्फ मशीनों तक सीमित मत रहिए आप। इसके लिए जो है ना मशीनों के साथ साथ जो है ना जो मैन पावर है, जो आदमी है, उनका जो है ना वो टाइम जो है ना वो वेस्ट होता है। इसके साथ साथ जो है ना उनको लाने ले जाने का और अरेंजमेंट है, उस पर भी तो जो है ना पैसा खर्च होता है। एक काम के लिए जो है ना, एक पर्टिकुलर काम के लिए जो है ना, एक काम को जो है ना आप सिर्फ एक हिस्से में इस प्रकार से डिवाइड नहीं कर सकते कि मतलब सिर्फ जो है मशीनों के खर्च में ही जो है ना यही प्रभावित होगा। वह उनको लाने के लिए ले जाने के लिए जो ड्यूटियां लगती हैं, पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र जो है ना, वो सारे विकास कार्य जो है ना एक उनको जो है ना साइड बाई कर दिया जाता है, उनको बाईपास करके, उनको इग्नोर करके जो है ना सिर्फ इलेक्शन में जाया जाता है। उस पहलू पे भी नजर रखिए। रही बात जो है ना खर्चे की, सिर्फ खर्चा तो एक पहलू है, एक सिर्फ जो है ना एक बिंदु है ये
इसको आप पूरा फोकस इस पे मत करिए कि भाई सिर्फ खर्चे में जो है ना बचत हो रही है। ठीक ठीक है विक्रम जी, आप वाली बात बहुत अच्छी है कि एक पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि रूपरेखा क्या होगी, विधानसभा के साथ क्यों होंगे चुनाव, निकाय चुनाव के होंगे, पंचायती चुनाव के हैं, और दूसरा फिर उसके भी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव कई तरह के अपने यहाँ। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। मेरा जो अगर इसमें मतलब सुझाव भी मांगेगी सरकार का भाई कैसे कैसे होना चाहिए, तो मेरा सुझाव तो ये है, पंचायत से लेकर और ऊपर तक सारे के सारे चुनाव एक तयबद्ध सीमा में होने चाहिए, ताकि कम से कम मैन पावर यूज हो, बार बार यूज ना हो। कम से कम देखो, उसका एक उदाहरण दूंगा मैं। मोस्टली जो है चुनाव में टीचर्स की ड्यूटी लग गए या फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स की ड्यूटी लग गए। अब एक साल में 2 बार चुनाव आए, चाहे वो विधानसभा का, एक बार विधानसभा का आ गया, फिर एक बार लोकसभा का आ गया, या फिर एक बार पंचायत का आ गया। अब वो जो टीचर हैं या जो रेवेन्यू जो ऑफिसर हैं, वो ऑफिस में काम करने की बजाय, स्कूल में पढ़ाने की बजाय, उनका जो बहुत सारा जो कीमती टाइम है ना, वो सारा का सारा मतदाता सूची तैयार करने में, उसको संशोधित करवाने में, नए वोटर जोड़ने में, इलेक्शन की ट्रेनिंग लेने में, फिर इलेक्शन कराने में, मतलब बहुत सारा टाइम इस चीज में खराब हो गया है। सही बात आपकी सर। अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात आती है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ लोकसभा का चुनाव करा दिया जाए और नुमाइंदे बैठा दिया जाए, और अपना जो राज्यसभा है, राज्यसभा के उसके करा के अपना गवर्नर को पावर दे दी जाए और विधायक विधानसभा खत्म कर दी जाए। नहीं नहीं, मैं इस बात के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ, मैं इस बात के फेवर में कि राज्यसभा जो है वो खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वो खामखाई का खर्चा है एक पब्लिक के सिर पर। क्योंकि वो आदमी ना तो डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड होते, ना उनका यूं कोई ये इस एक विशेष इलाके से जुड़े हुए हैं। कोई भी आदमी कहीं से भी जहाँ मतलब उनकी, अब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कौन कैसा बैठा है वहां पर। आप देखो राज्यसभा में कौन आदमी बैठे हैं, सारे बैकडोर से जाए उड़े। हाँ, उनका पब्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। इंक्लूडिंग पीछे जो किसी राजनीतिक आदमी ने क्या अभी था, 100 करोड़ में टिकट मिलती है राज्यसभा की, वो कौन खरीदता है, कौन बेचता है? हाँ, तो मतलब वो जो राज्यसभा की जो अवधारणा है ना, वो गलत है, वो खत्म होनी चाहिए। इंक्लूडिंग जो स्टेट हैं, जैसे यूपी है, और भी कई स्टेट हैं जिसमें एक वो है विधानसभा का अलग है, विधान परिषद, वो भी खत्म होनी चाहिए। उनका कोई वैल्यू नहीं है। जब एक आदमी पब्लिक के प्रति उत्तरदायित्व कोई लेता ही नहीं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो आप उसको क्यों भेज रहे हो वहां? क्या लेना देना है उसका? सिर्फ अपने आदमियों को सेट करने के लिए या अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, या मतलब ये गलत तरीका है। राज्यसभा वाला कंसेप्ट जो है वो एकदम अगर गलत ऐसा है। हो जाए, बिल में भी क्लियर नहीं है कि विधानसभा का चुनाव होगा नहीं होगा, या फिर लोकसभा का करा के ये कि सब कुछ राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी जाए, ऐसा भी संभव हो सकता है? नहीं, अगर ऐसा होगा तो उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखो, मैं क्योंकि देखो जी, आप वकील आदमी हैं, तो हमें पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का जो है उसके जिम्मे है कि वो देखेगा। उसने एक कंसेप्ट दे रखी है बेसिक स्ट्रक्चर की। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़खानी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं वहां पे, जो जज साहिबान हैं हमारे, वो तुरंत उसको निरस्त कर देंगे, रद्द कर देंगे उस कानून को। उस बेसिक स्ट्रक्चर में है यह बात कि भाई विधानसभा भी होगी, लोकसभा भी होगी। क्या फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कानून रद्द करने का अधिकार है? मैं वही कह रहा हूँ, जो जुडिशियल रिव्यू की जो बात है और जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात है, वो इसीलिए है। इसलिए इस देश में जो है वो न्यायालय सबसे ऊपर है कि भाई विधायिका या कार्यपालिका कोई गलत काम करेगी तो न्यायपालिका है, आम आदमी की रक्षा के लिए वो लोग बैठे हैं। कुछ भी गलत होगा तो वो तुरंत उस बात को खत्म कर देंगे, पहले भी किया है फिर कर देंगे। जैसे उनको कुछ चीज गलत लगेगी तो वो कर देंगे। तो इस देश में राष्ट्रपति शासन जैसी कोई सिस्टम नहीं आने वाला है, ना आएगा, ना ऐसी कोई शायद किसी आदमी के मन में भी कोई बात नहीं होगी। राष्ट्रपति शासन नहीं सर, राष्ट्रपति प्रणाली जो मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक डिक्टेटरशिप की तरह जाने वाली बात है। और देखो, मैं आपको और बात, अगर ऐसा हुआ, पॉसिबल हुआ, अगर सरकार इस तरह का अमेंडमेंट लाने लगी, तब आपका क्या रुख रहेगा? हम उस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि देखो वकीलों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो समाज की जो बात है उनको ऊपर लेके जाऊं।
और समाज में कुछ गलत हो रहा है तो वकीलों की ड्यूटी है कि भाई उसके खिलाफ जो है वो लोगों को जागरूक भी करें और उस बात का वो स्वयं उठ के भी उस बात का विरोध करें। अब हाँ, लोकतंत्र में पढ़े हैं बढ़े हैं, हमारे पूर्वजों ने जो है लड़ाई लड़का ये लोकतंत्र स्थापित करा है। कोई आदमी अगर उसने डिक्टेटरशिप में चेंज करना चाहो तो नहीं होने देंगे, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की सर। आप क्या सोचते हैं अगर मान लीजिए राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ अगर देश बढ़ जाता है, लोकसभा के चुनाव करा लिए, विधायिका खत्म कर दी, तो इस पे आप क्या सोचे? मैं सुशील बाबूजी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, 100% सहमत हूँ। तो जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं जी। आप क्या सोचते हैं? भारत जो है भवर सिंह जी एक लोकतांत्रिक देश है और संसार में जो है ना एक लोकतांत्रिक परंपरा ही जो है ना भारत की पहचान है और इस पहचान के साथ जो है ना छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। अगर करी जाएगी तो जैसे इस पहल की इस शुरुआत को जो ना वन नेशन वन इलेक्शन को जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार जो है ना अगर इस तरीके का हम विरोध करेंगे। ये जी, जी, क्या करें बाबू? मैं एक आपको इतिहास की बात बताना चाह रहा हूँ। अगर इस देश में न्यायपालिका ना होती और अगर इस देश का नेचर जो है वो डिक्टेटरशिप की तरह जाने का होता, तो उसको लोग पसंद करते, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप कर रही थी, उतना पड़ा उन्होंने। हाँ, तो जैसे पब्लिक के पास मौका आया उन्होंने उसको पलट दिया। तो इस देश का नेचर है ही नहीं कि वो डिक्टेटरशिप को पसंद करेगी। इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी जो है अपना स्वयं का चुनाव भी हार गई थी, क्योंकि इस देश का जो नेचर है वो शांत स्वभाव से काम करने का, वो डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं रह सकते। और उनको पता है कि भाई हमारे पूर्वजों ने, भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने इसलिए थोड़ी ना ये सब किया था कि भाई एक दिन फिर इस देश पर कोई आदमी आओगा, हाँ, कोई पार्टी जो है वो डिक्टेटरशिप करेगी। नहीं, वो बात तो आप छोड़ दीजिए, मतलब ये तो प्रश्न करने का है ही नहीं कि भाई इस देश में कोई डिक्टेटरशिप। संभावना सारी हो सकती है सर, अगर हर एक पहलू पर नजर हम डालेंगे, चर्चा करेंगे। हम लोग अगर इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे तो फिर हम किस लिए अब अपनी जिम्मेदारी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, चर्चा तो हर एक विषय पर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सके, कितने भी कुछ हो सके। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो मैं जो है एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ये विषय जो है ना थोड़ा हम जिस जो मुद्दा था उससे अलग क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल उसका अपोजिट है। मैं आपको बताऊंगा, उसका अपोजिट नहीं है, इससे संबंधित है। कुछ भी हो सकता है, कहीं जा सकती है बात। आज हमारे को दिखाया कुछ जा रहा है, लेकिन चेंज होने में समय नहीं लगता। संभावनाओं से जो है ना जैसे आप कह रहे हैं वो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है ना ये मेरे हिसाब से मेरे नजरिए में जो है ना ये अलग मुद्दा है। ये संभव नहीं है क्योंकि हमारे देश की इस प्रकार की जो है ना तासीर नहीं रही है। डिक्टेटरशिप के खिलाफ ही जो है ना हमने आजादी ली है। तानाशाहीपना जो अंग्रेजों का था उसके खिलाफ ही जो है ना हमारे पूर्वजों ने जो है ना लड़ाई लड़ी, उसके खिलाफ लड़के ही जो है ना हमने ये आजादी पाई थी। और ये आजादी हमने जो है ना लोकतंत्र के लिए जो है ना लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए जो है ना लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच आपके। एक लोकतांत्रिक तरीके से सोच के साथ आप जवाब दे रहे हैं कि हमारे अंदर सोच इतनी पैदा हो चुकी है कि लोकतांत्रिक डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करते, तो अगर आएगी तो उसका विरोध करना सुनिश्चित। बिल्कुल किया जाएगा जी, क्योंकि लोकतंत्र जो है ना हमारे देश की खूबसूरती है और लोकतंत्र ही हमारे देश की जो है ना संसार में पहचान है। और पहचान को जो है ना हम मिटने नहीं देंगे। ये पहचान ही जो है ना हमारे देश की सबसे बड़ी एक पूंजी है। जी जी, आप क्या कहेंगे? कि देश अगर डिक्टेटर की तरफ बढ़ता है, जैसे विधायकी के चुनाव खत्म होते हैं, एक लोकसभा का चुनाव का तो ही आधारित करके सब कुछ, उसका हम विरोध करेंगे भाई। अगर वो डिक्टेटरशिप की तरफ बनेंगे तो उसका हम फुल्ली विरोध करेंगे जी बाबू जी। जी, देखो, मतलब ठीक है आपकी बात, भाई एक विषय ये भी उठाया आपने, अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर वर्तमान सरकार की हम बात करें, क्योंकि एक वन नेशन वन इलेक्शन की मतलब जो नई बात आजकल छेड़ी गई है वो इसी सरकार के द्वारा छेड़ी गई। तो वो क्या करें कि भाई पूत के पांपा लड़े में दिख जाए आगे। तो मैं नहीं मानता कि भाई मोदी सरकार जो है इस किस्म की कोई कंसेप्ट उनके भीतर होगा, उनके मन होगा। क्योंकि देखो, हम चीजों से देखते हैं किसी भी व्यक्ति का, पार्टी का, विचारधारा का आकलन जो है उसके कार्यकलापों से लगता है। 2014 से सरकार में है, आप एक बार भी यूं बता दें कि भाई मोदी सरकार ने किसी भी स्टेट के ऊपर डिक्टेटरशिप करी हो, मतलब सेंटर का राज उसकी स्टेट की सरकार को हटा के, एक मणिपुर ने छोड़ के, लेकिन वहां के हालात आप सबको पता है वो क्या हालात है, और वो भी अभी रिसेंटली लगाया गया है।
नहीं तो इन 2014 से लेकर अब 2025 है, इस बीच में इनकी फुल मेजोरिटी की भी सरकार थी, और अब तो जैसे मतलब वो है हाँ, गठबंधन की सरकार है। तो अगर वो चाहते तो उस पीरियड के दौरान जो है उनके पास बहुत सारे चांस थे, वो अपनी मनमर्जी के चलाते, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर मतलब वो वहां पर अपनी डिक्टेटरशिप चला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मेरे हिसाब से 2014 से लेकर अब तक सिर्फ एक मणिपुर है जहां पर मतलब राष्ट्रपति शासन के थ्रू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मतलब वहां कार्रवाई कर रही है, और वहां भी हालात इस किस्म के हो रहे थे। अदरवाइज आप यूं देखो कि भाई बंगाल में क्या हालात हैं, अगर मैं दावे से कह सकता हूँ ये बात, आज के टाइम अगर बीजेपी की सरकार से अलग कोई सरकार होती तो आज के दिन बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाना था, या पिछले चुनाव के वक्त भी लग जाना था, क्योंकि उस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का के जजमेंट में है तक वह जो बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नेंस के मामले में एकदम फेल हो चुकी है। जब देश की सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की बात किसी सरकार के बारे में कह दे तो एक न्यायोचित बात ये थी कि वो उसको भंग कर देना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर भी मतलब बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने फिर भी इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करी। तो मैं नहीं मानता, हालांकि तर्क करने के लिए ये बात कई जा सके है कि भाई ये डिक्टेटरशिप करना चाहेंगे यार कर देंगे, कर देंगे, फलाना कर देंगे, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 ही थी, सिर्फ हम उन क्वेश्चनों पे चर्चा की है हमने। इसके अलावा अगर कोई आपके बात दिमाग में आती है कि भाई ये बातें है, तो मैं फिर दोबारा से आपसे बात। जी 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 बिल्कुल, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और सही पूछो तो जी, आज अच्छा लगा। मैं तो जो है आपके चैनल को और आपको, आप दोनों को जी, आपके कैमरामैन को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी, और मेरी इच्छा है जी कि भाई आप आते रहें, या हमें आपने वहां प्रेस क्लब में बुला लिया करें, कभी भी किसी भी कानूनी विषय पे, मतलब पब्लिक के साथ ऐसे यूं लाइव आके बात करने का एक अलग मजा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर सिंह भाई आपका। भंवर सिंह जी, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके दर्शकों को भी नमस्कार, और आप दोनों को। तो जी आपने देखा वकील साहिबान ने किस तरह से अपनी अपनी बात रखी, हमने इन पे बड़े कड़वे जो संभावित जो क्वेश्चन है वो सारे की सारी चर्चा करी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर आने वाले समय में किस तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिल भी सकते हैं, पॉजिटिव भी मिल सकते हैं। तो हमारा एक काम है आप लोगों को जागरूक करना, पूरी जनता को बताना कि भाई ये सरकार लाने जा रही है, इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। वो समय ही बताएगा कि किस तरह की यहाँ पे इलेक्शन को लेकर देश जाएगा। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।